अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। सियासी गैर यकीनियत, माशी अदम इस्तेहकाम और समाजी घुटन के बीच डायलॉग की ख्वाहिश सीने में लिए सियासी फरीकैन हर रोज डेडलॉक को पहले से ज्यादा शदीद और मजबूत तर करते जा रहे हैं। इस डेडलॉक की कुंजी अपनी जाती अना, जिद और हठधर्मी को कुर्बान करने में है, मगर शायद बदकिस्मती से मुमलिकत खुदादाद की खातिर कोई भी अपनी जिद, अना और हठधर्मी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बदकिस्मती से वसाइल से ज्यादा मसाइल, इंसानियत से ज्यादा बयानिया और परफॉर्मेंस से ज्यादा पॉपुलैरिटी अहम है। इसकी खातिर चाहे मुल्क की सालमियत दाव पर लगती है तो लग जाए, मुल्क की बका खतरे में पड़ती है तो पड़ जाए, बैनुल अक़वामी सतह पर जग हसाई होती है तो होने दो। अहम बात यह है कि सोशल मीडिया पे रीच कितनी मिलती है, दादो तहसीन के रिकॉर्ड कितने टूटते हैं और ट्रेंड्स कितनी देर तक बने रहते हैं। पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने से लेकर डिफॉल्ट कराने तक, IMF को खत लिखने से लेकर धरने तक और यूरोपीय यूनियन को GSP प्लस स्टेटस पर नजर सानी के मशवरों के बाद अब एक और बयानिया नई पैकिंग के साथ मार्केट में दस्तयाब है, जिसमें मुल्क के मौजूदा हालात को 1971 से ताबीर किया जा रहा है, जिसमें इशारा खुदा न खास्ता मुल्क के दो लख्त होने की जानिब है। बानी PTI के ऑफिशियल एक्स हैंडल से की गई पोस्ट में अवाम को हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा दिया गया और उभारा गया कि जानिए कि गद्दार कौन है। यह बयानिया बानी PTI के उसी बयानिए का तसलसल है कि जिसमें उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने से लेकर मुल्क को 3 टुकड़ों में तकसीम करने तक की बात की, और यह सब अपने आप को इक़्तिदार से अलहदा और माइनस करने के नतीजे के तौर पर सामने रखा, जिसके बाद उनकी जमात ने इमरान खान को अपनी रेड लाइन करार देते हुए मुल्की इदारों के खिलाफ इस कदर मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई कि चश्मे फलक ने 9 मई 2023 जैसा स्याह दिन भी देखा कि जब मुल्क में शोहदा के मुजस्मों की बेहुरमती की गई और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI और बानी PTI से चंद सवालात पूछे गए जो शेख मुजीबुर रहमान की तारीख और हमूदुर रहमान कमीशन से मुताल्लिक थे। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक हल्की सी झलक आपको दिखाता है। ये आपकी जो 4-5 पोस्टें आप कर देते हैं 1971 और अपने आप को शेख मुजीब से मिला देते हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद वही है जो हमेशा होता है। उन्होंने कहा कि मैं ना रहा तो ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ये टूट जाएगा। यानी आप अपनी सियासी बका को पाकिस्तान की सालमियत से लिंक करते हैं, पाकिस्तान के मफादात को दाव पर लगाते हैं। मजलूम हूं तो ये मजलूमियत कहने से नहीं होती है, बुनियादों को खोखला करना चाहते हैं, ये होने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। मुल्क डिफॉल्ट नहीं किया, इनके अरमान टूटे। मैं आपको बताऊं, ख्वाब तामीर किए हुए थे, वो ख्वाब जो हैं वो पाश हुए हैं। आज हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने वालों और मुल्क को दो लख्त करने का बयानिया बनाने वालों से हमारे भी चंद सादा से सवालात हैं, मगर उससे पहले मुल्क की सियासी हालात को प्रेशर कुकर की माने करार देकर किसी भी वक्त फटने का इंदिया देने एक और बयान ऐसा सामने आया है। वो बयान क्या है आपके सामने रखते हैं। ये बयान देने वाला कोई और नहीं है बल्कि मुल्क का साबिक सदर और तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा डॉक्टर आरिफ अलवी है, कि जिन्होंने समाजी राब्ते की साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भागने वाले राह फरार इख्तियार करेंगे, जिन्होंने बैरून मुल्क रास्ते हमवार किए हुए हैं और हमारा जो लूटा हुआ माल दौलत है बाहर रखा हुआ है। आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि माफिया ये समझ ले और हम डंके की चोट पर ऐलान करते हैं कि हम बचाएंगे पाकिस्तान को। प्रेशर कुकर किसी भी दिन फट जाएगा और इक़्तिदार पर झूठा और गासिबाना कब्जा करने वालों को झुलसा देगा। हम वफादार पाकिस्तानी जिन्होंने अपने मुल्क में जीने और मरने का फैसला किया हुआ। उन्होंने कहा कि हम भी देखेंगे ये कहाँ जाएंगे। अल्लाह ऐसे लोगों पर दुनिया भी तंग कर देता है। हम पाकिस्तान को कौमों की बर्बादी में इज्जत से खड़ा करेंगे और तरक्की करेंगे। मैं दावे से कहता हूँ कि इस झूठी, गैर कानूनी, जाबिर और शफाक हुकूमत के तहत जारी लूट मार की राख पर वतन को तामीर करेंगे। अब बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। मुफ्ती बानी और इंडिया खुलकर मुजीबुर रहमान को सपोर्ट कर रहे थे। आज बानी PTI ये बताएं कि उन्हें इस तरह की सपोर्ट कहाँ से मिल रही है। मुजीबुर रहमान था कि 56 से अलहदा मुल्क का ख्वाब देख रहा था, क्या अब भी ऐसी ही सोच रखी जा रही है कि मुल्क को दो लख्त करने की बात हो रही है? 1971 से मुताबिकत करके लोगों को इस बात पर उभारा जा रहा है कि वो पाकिस्तान से मुतनफ़र हो जाए, क्योंकि बकौल आपके आप है तो पाकिस्तान है। मुजीबुर रहमान ने अपनी साजिश इलेक्शंस के बाद हुकूमत ना मिलने पर की। आज उसका कंपैरेटिव एनालिसिस या कंपैरिजन कैसे होता है, सारे मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। PTI ने अपनी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, एक्स हैंडल पर, कि आप हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़िए। ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस है आज के हालात का 2024 का 1971 के साथ, नंबर 1 ये कैसे, और दूसरा ये कि क्या बानी PTI अपने आप को मुजीबुर रहमान समझते हैं, शेख मुजीबुर रहमान समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें, सबसे पहली बात तो ये कि इमरान खान मुहिब वतन है और वो उसका जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। और हम सब का जितने पीटीआई के वर्कर्स हैं, यूथ हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। वो पाकिस्तान को एक मुस्तहकम पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। तो देखें, ये जो मुजीबुर रहमान, शेख मुजीब का अगर आप इस हवाले से कंपैरिजन करें कि जी उसके जो नियत क्या थी और उसके इरादे क्या थे, तो मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। इमरान खान जो है वो अगर इस मुल्क में सिर्फ एक चीज की ख्वाहिश रखते हैं कि मुल्क जो है वहाँ एक मजबूत पाकिस्तान के तौर पे उभरे पूरी दुनिया में और किसी का गुलाम ना बने, और जितने कर्जे हम लेते हैं ये कर्जे भी खत्म हो जाए और मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। ये सोच है इमरान खान की। शेख मुजीब देखें, वो कंपैरिजन से भी इस लिहाज से हो सकता है कि ज्यादती हुई शेख मुजीब के साथ। जब एक बंदा 200 से ऊपर सीटें ले जाता है और आप 100 से कम सीटों वाले को कहें कि जी आ जाए आप हुकूमत बना ले, तो ये ज्यादती थी। वो इस हवाले से सर शेख मुजीबुर रहमान तो लेकिन 1956 से मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम करने का ख्वाब देख रहे थे। क्या बानी पीटीआई या पीटीआई भी मुल्क को दो लख्त करने का ख्वाब देख रही? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आपको जिसने भी कहा है, जो भी कर रहा है, मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। ये बात करना भी मैं समझता हूँ कि गवारा नहीं होना चाहिए इमरान खान के हवाले से कि वो मुल्क को 2 लाख करे। वो किस लिए मुल्क को 2 लाख सर करेगा? देखे ना एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर मुल्क में स्टेबिलिटी आ रही है तो ऐसे में इस तरह की बातें करना या मुद्रमान कमीशन को रेफर करना या ये कहना कि सकूते ढाका हो जाएगा, इज इट जस्टिफाइड? मेरा सवाल तो बड़ा सादा सा है सर। यार बात सुने, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि महमूद रहमान कमीशन में क्या था। उसमें तो सिंपली जो 3-4 चीजें मुझे याद हैं कि जिन लोगों के बारे में कहा था कि इनको सजाएं होनी चाहिए, नहीं हुई ना। अगर वो सजाएं उस वक्त हो जाती तो शायद इतने बड़ी ये चीजें यहाँ तक ना पहुंचती और किसी को जुर्रत ना होते कि वो इस तरह की हो जाते। लेकिन बहरहाल वो जो कमीशन की बात होती है कि देख लें, तो उसमें ये चीजें हैं कि जिसके बारे में कहा गया था, उनकी तजावीज दी गई थी कि जी इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, नहीं हुआ एक्शन। तो देखें, देखिए सर, उस वक्त जो वो बैरूनी वक्त और कुव्वतें थी वो भी कारफरमा थी। मुक्ति बानी तहरीक हो या इंडिया की तरफ से जो कुछ भारत जो कर रहा था, जाहिर है वो नहीं चाहता था कि मशरकी पाकिस्तान हमारा हिस्सा रहे। तो कुछ कुव्वतें ऐसी थी जो यहाँ पर लोगों के हाथ मजबूत कर रही थी, उभारा जा रहा था। तो आज अगर ऐसी कोई तहरीक जोर पकड़ती है या ऐसी बात की जा रही है, तो क्या कोई आज भी कोई बाहर से बैठी हुई कुव्वतें सपोर्ट कर रही हैं किसी ऐसी तहरीक को कि मुल्क बटे, मुल्क टुकड़ों में तकसीम हो? जो अगर पाकिस्तान को तकसीम करने की कोई भी तारीख जो होगी ना, वो टुस हो जाएगी, वो नहीं चलेगी आगे। ये वो जमाना नहीं रहा है। लोग सोशल मीडिया पे जो है ना, अवेयरनेस आ गई है, हकूक की बात हो रही है। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान को दौलत करें, सवाल ही पैदा नहीं होता है। और वजह क्या हो सकता है? आप मुझे बताएं। इमरान खान कराची में उसी तरह पॉपुलर है जिस तरह वो खैबर पख्तूनख्वा में है, पंजाब में उसी तरह पॉपुलर है जिस तरह बलूचिस्तान में। ये तो वो लोग कर सकते हैं जिनको ये तकलीफ हो कि जी ये सूबा मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है या इस सूबे में मेरी कोई से नहीं है। देखें, इमरान खान मैं समझता हूँ कि एक यकजहती की अलामत है पाकिस्तान के लिए, और दुनिया के अंदर एक आलमी लीडर के तौर पे उभरते हुए लीडर है। तो ये तो बड़ी ज्यादती होगी कि बट उनको। शौकत यूसुफजई साहब, एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि यू आर वन ऑफ द सेन वॉइसेस अमंग पीटीआई एंड अमंग मतलब ऑन आवर पॉलिटिकल कैनवस, पॉपुलैरिटी इंपॉर्टेंट है या प्रॉस्पेरिटी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पॉपुलैरिटी के लिए, पॉपुलर होने के लिए हम ऐसे ट्रेंड्स बनाते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत देर तक बरकरार रहते हैं। हम देखते हैं कि हमारी रीच कितनी है टू बी पॉपुलर, लेकिन प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको मिलके चलना पड़ता है। आपको जाती है ना जिद और मतलब अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को साइड पे रखना पड़ता है मुल्क कौम की खातिर। तो पॉपुलैरिटी इंपॉर्टेंट है या प्रॉस्पेरिटी इंपॉर्टेंट है? देखिए, पॉपुलैरिटी अगर थ्रू इलेक्शन हो और वहां से आपको पता चले कि मैं पॉपुलर हूं, तो मेरे ख्याल से वो तो लाजमी होता है, वो तो जुज़ है उसका। अगर आप इलेक्शन के अंदर अगर गैर पॉपुलर है तो आप जीत नहीं सकते। तो पॉपुलैरिटी तो अपनी जगह, लेकिन जाहिर है जब आप पॉपुलर हैं, आप जीत जाते हैं, तो फिर आप अपनी पॉलिसी देते हैं ना। और आपकी पॉलिसी क्या हो सकती है? आपकी पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, आपके फॉरेन अफेयर्स की पॉलिसी हो सकती है, आपके अंदरूनी जो हमारे इस वक्त ट्रेड का हालात हैं वो बेहतर हो सकती है। इस तरह हमारे जो किसान जो रुल रहे हैं बेचारे, उनके हवाले से बात, ये सारी चीजें होती हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग इलेक्शंस का मामला तो आज बना है ना सर। आप लोग ये बयानियां तो उस वक्त से बना रहे हैं जब आप हुकूमत से निकले।
देखिए उस वक्त तो कोई इलेक्शन नहीं हुए थे, उस वक्त तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हुई थी पार्लियामान के अंदर और आईनी और जमहूरी तरीके से आप वजारत उज़्मा की कुर्सी से हाथ धो बैठे थे और उसके बाद ये आपका अपना फैसला था कि आपने इस्तीफे दे के पार्लियामान से बाहर आना है। इलेक्शंस तो आज हुए हैं लेकिन बयानिया तो उस वक्त से बन रहा है, तो उस वक्त तो इलेक्शंस का मामला नहीं था, उस वक्त तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूव थी जिसने आपको घर भेजा था। नहीं देखिए, वो तो मामला खत्म हुआ ना, वो यानी तो सबको पता है कि अगर इमरान खान रूस से तेल और उसकी बात ना करता, गंदम की, सस्ते गंदम की, सस्ते तेल की, तो मेरे ख्याल से उनके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन हो नहीं सकता था। लेकिन बहरहाल वो छोड़ दें। उसके बाद क्या हुआ, जब हमने आईनी तौर पे हमने असम्बलियां तोड़ी, तो क्या 90 डेज में इलेक्शन होना क्या आइन का हिस्सा नहीं था? आइन में नहीं था ये तहरीर? आइन पे अमल दरामद नहीं हुआ ना, तो उसका सारा दोष तो पीटीआई को नहीं देना चाहिए ना। जिन लोगों ने आइन तोड़ा, जिन लोगों ने आइन पे अमल दरामद नहीं किया, उनसे कौन पूछ-गछ करेगा? दूसरी बात यह कि सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है सारे सिनारियों में, वो तो नून लीग को हुआ है, पीपल्स पार्टी को हुआ है कि वो कभी भी इख्तियार में नहीं आ सकती, लेकिन इस तरह माहौल बनाया गया कि उनको इख्तियार में लाया गया। तो पॉपुलैरिटी इन द सेंस ऑफ कि अगर आवाम आपसे मोहब्बत करती है तो आवाम ही के लिए आपने हुकूमत करनी है ना, आवाम ही के लिए पॉलिसियां बनती है। तो इस वक्त आप देखें ना क्या सूरत हाल है, आवाम परेशान है, आवाम इस हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रही। शौकत यूसुफ सही साहब, मुझे क्योंकि अजान मगरिब का वक्त है, ब्रेक लेने को कहा जा रहा है, आई हैव टू वाइंड इट अप हियर, लेकिन क्विकली सिर्फ मुझे ये बता दीजिएगा क्योंकि मुज़ाकरात की ख्वाहिश बहुत से लोगों के सीने में है, क्या वो ट्रांसलेट भी हो सकती है इनटू रियलिटी या वो सिर्फ ख्वाहिश ही है, प्रैक्टिकली उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं? देखिए, हम सारे पाकिस्तानी हैं, सारे पॉलिटिशियन हैं। मेरे ख्याल से अगर हम मुज़ाकरात से भागते हैं तो ये हमारी सियासत का आखिरी वो हो सकता है। हम सियासत के अंदर हर एक के लिए दरवाजे खुले होने चाहिए, चाहे वो जो भी हो। मैंने अपनी ज़ाती राय में बता रहा हूँ कि मैं पार्टी के अंदर भी ये बात करता रहता हूँ कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। हमें अपनी दलाइल से बात करनी चाहिए, हमें अपनी बात मनवाने के लिए जो दलाइल है ना उसका सहारा लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से क्यों ना किया जाए, मुज़ाकरात क्यों ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। SIFC इजलास में शिरकत के बाद वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की आज मुसलसल दूसरे रोज़ वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और अवैस लगारी से मुलाकात, और मुलाकात के बाद आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने में आई जिसमें लगा कि खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल का तस्फिया तलब जो हल है वो निकाल लिया गया है, वो लोड शेडिंग का प्रॉब्लम हो या सिक्योरिटी इशूज़ हो। इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या अक्स दिखाई दिया, क्या झलक दिखाई दी, मिजाज क्या था, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन KPK में बनती है तो हमारा सबका कंसर्न है, ऑल्दो ये प्रोविंशियल स्टेप इशू है, लेकिन डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट को भी उसमें इशू आता है। जब एक ऐसी सिचुएशन बन रही थी उसको रिजॉल्व करना बड़ा जरूरी है। मीडिया को भी ये चाहिए कि देखें, एक बड़ा बुरान था, क्राइसिस चल रहा था KPK में, एटलीस्ट वो सॉल्व हुआ है, हर एक ने अच्छी सोच के साथ किया है, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो भी इदारे हैं वो सारे मिलकर ही काम करेंगे, चाहे वो सूबे के हैं और चाहे फेडरल हैं। और हमने ये इंश्योर किया है कि हमारा जो सिस्टम के अंदर जो ऐसे लॉसेज हैं, ऐसी कमियां हैं कि जो पाकिस्तान को नुकसान दे रही हैं, तो उस पर हम अपना किरदार अदा करेंगे और इस तरह के एरियर्स हैं इंशाल्लाह वो भी हम अदा करेंगे, और जो लॉसेज की जो वजूहात हैं उनके ऊपर मिलकर काम होगा। सियासतदानों के ऊपर तनकीद करने वाले लोग आज इस बात पे शर्मिंदा जरूर होंगे कि सियासी मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान के एजेंडा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तमाम जमातों ने रिकग्नाइज किया, और पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की चोरी का मामला, जो लॉसेस, लोड शेडिंग के इख्तिताम का मामला है, जो कि एक बेहतर इंसाफ पसंदाना पैसे की वसूली के जरिए हो सकता है। मुस्कुराहटों के तबादले हैं, मुलाकातों में गर्मजोशी है। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक वज़ीर आला के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और सूबे को साथ लेकर चलने के लिए तैयार दिखाई देती है, जबकि वज़ीर आला KPK का उन इजलासों में शरीक होना, मुलाकातें करना यकीनन खुशाइंद अमर है। मुज़ाकरात से मुताल्लिक अली अमीन गंडापुर का क्या मौक़िफ़ है, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। खान साहब का मामला है वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। हमने हमेशा कहा है कि हम लोग पहले दिन से लगे हुए हैं। हमारी एक तहरीक है, पॉलिटिकल तहरीक है, सियासी तहरीक है, अपने लीडर के लिए एक तहरीक है, हम चला रहे हैं उसको, लेकिन उसके लिए एक अलहदा बातचीत है जो शुरू है, और जिस तरह इमरान खान साहब ने नोटिफाई भी कर दिए हैं, बंदे आइडेंटिफाई भी कर दिए कि बात कर सकते हैं, वो हमारी एक बार उस लेवल पे शुरू है। इसी डायलॉग और डेडलॉक की बहस में कल एक और तब्दीली रूनुमा होने जा रही है, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन स्केड्यूल्ड हैं। 28 मई है और 28 मई की तारीख इसलिए मुकर्रर की गई थी
कि पार्टी की सदारत शहबाज शरीफ से लेकर नवाज शरीफ को वापस दी जाएगी। अब नवाज शरीफ जब पार्टी में ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए होंगे तो क्या करेंगे? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने बयानिए में कोई तब्दीली लाने जा रही है? और क्या बयानिया यही है जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इमरान खान अगर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएं तो रिहाई भी मिल सकती है? क्या कोई जारे मिजाजी होगी? क्या फिर वोट को इज्जत दो की बात होगी? क्या एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात होगी? एंटी जुडिशरी बात होगी? नून लीग जो हुकूमत में भी है, क्या नून लीग हुकूमत में रहते हुए ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रही होगी? क्या होगा? इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना साहब ने भी ज्वाइन किया है। रजवाना साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि कल जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं जिसमें पार्टी सदारत बड़ा अहम ओहदा है, जिसको शहबाज शरीफ से लेकर नवाज शरीफ को वापस देने का प्लान है या मिशन है, क्या नून लीग की कोई पॉलिसी शिफ्ट भी देखने में आएगी? क्या पॉलिसी चेंज होने जा रही है? देखिए, इसके दो किस्में हैं। देखिए, एक तो बल्कि दो पहलू हैं इसके। कल इलेक्शन में माशाल्लाह हम भी कल उसमें जाएंगे, अपना राइट ऑफ वोट एक्सरसाइज करेंगे। आज तो मेरा ख्याल इस वक्त तक 10-12 नॉमिनेशन फॉर्म्स इशू भी हो चुके हैं, पता नहीं किस किस ने लिए हैं। एक ओपन प्रोसेस है, एवरीबॉडी इज वेलकम टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एज अ कैंडिडेट, ही कैन फाइल हिज नॉमिनेशन पेपर। पॉलिसी शिफ्ट ये कि कल एक पॉलिटिकल पार्टी के सदर मुंतखब होने या दोबारा, जिनको एक साजिश के तहत एक ऐसे अदालती फैसलों के जरिए, जो कि बाद में सारी चीज़ वाजे हो गई कि मुकम्मल एक प्लानिंग के तहत उनको आउस्ट किया गया, इक़्तिदार से भी 3 मरतबा मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म को एक इक़्तिदार से भी हटाया गया, पार्टी सदारत से भी हटा दिया गया। बहरहाल गुजर के वक्त अल्लाह ताला बड़ा कारसाज है, हर किस्म के वक्त होते हैं, गुजर जाते हैं, वो वक्त नहीं रहा तो बस गुजर गया। तो इसके बाद अब इंशाल्लाह पॉलिसी शिफ्ट जो हुकूमत साजी तो हो चुकी है, हुकूमत अपना काम चला रही है, मियां साहब की गाइडेंस भी साथ है, उसमें तो कोई पॉलिसी शिफ्ट एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं होगी, वो तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं। लेकिन नून लीग की सदारत की तब्दीली के साथ कोई बयानिए में भी चेंज एक्सपेक्टेड है? बयानिया हमारी पार्टी में बड़ा वाजे है, और उसके बाद वक्त के साथ साथ हालात के मुताबिक बात हालात के मुताबिक एडजस्ट की जा सकती है, बातें हो सकती हैं, बयानिया इम्प्रूव हो सकता है अकॉर्डिंग टू दी गिवन सर्कमस्टांसेस। पर आइन की बालादस्ती, कानून की पासदारी और इदारों को अपने अपने हदूद के अंदर रह के काम करना चाहिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती, ये तो एक मुसलमान असूल है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हमारा बयानिया बड़ा वाजे है। आपका बयानिया क्या है इस वक्त? वोट को इज्जत दो बयानिया है, खिदमत को वोट दो बयानिया है। किस बयानिए के तहत इस वक्त नून लीग काम कर रही है? बयानिया से मुराद ये है कि वोट को इज्जत दो वाला तो हमारा बयानिया है, और अवाम की खिदमत हमारा बयानिया कर रहे हैं। बाकी उसमें कितने हम कामयाब होते हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, लोगों की दुआएं हमारे साथ हो, हम उनके लिए खिदमत कर सके, लोगों की दुआएं साथ भी हैं। दो लोग तकलीफ में मुब्तला हैं, लोग बड़ी मुश्किलात में हैं, मगर इस वक्त हुकूमत करना भी कोई आसान काम नहीं। रजवाना साहब, मैं तो ये समझने से कासिर हूँ कि पार्टी सदारत शहबाज शरीफ साहब के पास थी। क्या वीकनेसेस थी, शॉर्ट कमिंग्स थी, प्रॉब्लम्स थी कि सदारत उनसे लेके नवाज शरीफ साहब को वापस देने का फैसला हुआ? देखिए, अपनी सोच की बात है, अगर आप इस सोच से बात करेंगे तो आपको शायद हैरानी होगी। हमारी पार्टी का प्रोसेस है, वो वक्ती तौर पर सदर बने थे, मियां साहब की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई है, उनका सदर बनना, पहले वो सदर थे, ऐसी तो कोई बात नहीं, इसमें कोई एतराज की गुंजाइश भी नहीं है। लाइक मियां साहब हैज डिसाइडेड टू प्ले एन एक्टिव रोल इन पॉलिटिक्स। अभी उन्होंने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट नहीं ली है, इसका मतलब एक तो बड़ा वाजे है। अब अगर रिटायरमेंट नहीं ली, करना चाहते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है उनकी सियासत का आखिरी स्पेल हो जो वो करने जा रहे हो, तो उसमें क्या करेंगे? मतलब मियां साहब को कुछ चेंज्ड नवाज शरीफ साहब देखने को मिलेंगे, कोई इनकलाबी नवाज शरीफ देखने को मिलेंगे? क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? पहले तो मैं दुरुस्त कर दूं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कि अगर वो रिटायरमेंट नहीं ली, कब रिटायरमेंट ली है, तो अगर मगर की तो बात ही नहीं, गुंजाइश नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 इज क्वाइट एक्टिव इन पॉलिटिक्स। मरीम नवाज साहबा पंजाब में काम कर रही है, इंशाल्लाह ताला अपनी मेहनत से कर रही है, कामयाब होंगी। शहबाज शरीफ साहब जो है वो मरकज में काम कर रहे हैं बतौर वजीर आजम, कोalition पार्टनर्स के साथ, और खुद भी काम कर रहे हैं। तो मियां साहब तो हस्बे साबिक हस्बे रिवायत अपनी वो एक रवादारी की सियासत, अपनी एक दूरअंदेशी की सियासत, पाकिस्तान के इदारों को अपने महदूद अपना दायराकार में रहने की सियासत, ये सारी चीज़ें आएंगी सामने। अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कल सदर मुंतखब होने के बाद
कल कोई इनकलाब आ जाएगा। कैसा इनकलाब है? एक सियासी पार्टी, उसने अपने प्रोसेस के तहत, अपने तरीकेकार के तहत पहले भी खिदमत की है, 3 दफा उनको मौका मिला। सियासी ठीक, पार्टी मियां साहब चाहते हैं कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए जाए। रजवाना साहब, मियां साहब चाहते हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात हो। क्यों नहीं चाहते मुज़ाकरात हो? बिल्कुल चाहते हैं, होने चाहिए। अगर बात ये ना दूसरी साइड से कोई ऐसा रिस्पॉन्स भी तो हो ना। दूसरी साइड तो रिस्पॉन्स नहीं है, वो मकबूलियत के घोड़े पे इस तरह सवार है, वो जमीन पे पाँव नहीं रखना चाहते। उसके लिए तो वैसे बड़ा आसान सा हल है मियां साहब। आई स्टिल रिमेंबर कि कैंपेन के दौरान जब इमरान खान साहब कंटेनर से गिरे थे तो मियां साहब उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए शौकत खानम अस्पताल पहुंच गए थे। क्या अभी मियां साहब अडियाला जेल जाएंगे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए? ये अडियाला जेल की बात नहीं है। देखें, आप ये मखसूस किस्म के सवाल कर रहे हैं। देखें, नेक ख्वाहिशात तो एक दूसरे के लिए होती है, बाकी सियासत तो रवैयों पर मुनहसर है। मियां साहब बड़े रवादार, बुर्दबार, तहम्मुल मिजाज आदमी है, तो रवैयों पर है। आपके सामने जो बंदा हो, अगर उसका रवैया दुरुस्त ना हो तो फिर उसके मुताबिक क्या किया जा सकता? अल्लाह ताला मामलात को सुधारे। मियां साहब तो बहुत दूर अंदेश आदमी है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मियां साहब ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ कुछ सुलह की जाए या मुज़ाकरात किए जाए। और वो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मैं खुद भी चल के जाने को तैयार हूँ। तो इसका मतलब ये कि ये मियां साहब चाहते हैं, ये उनकी सोच है कि इमरान खान के साथ बैठा जाए, मुज़ाकरात किए जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि एक तरफ तो हमें कॉर्नर्ड किया जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है, हमारी पिटाई हो रही है, और दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं तो उसके लिए कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं जो नहीं लिए जा रहे हैं। देखिए, पिटाई तो देखिए कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है, आगे अदालतें जाने और इमरान खान साहब जाने, ठीक है जी। और बाकी देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई जी शऊर सियासतदान जो है वो, या कभी कोई जाती झगड़े भी हो, कोई जी शऊर आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैंने मुज़ाकरात नहीं करने और मैंने टेबल पे नहीं बैठना। और पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, मुज़ाकरात जरूरी है, टेबल पे बैठना जरूरी है। जहाँ कहीं वो महसूस करते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वो भी टेबल पे बात करें। हुकूमत के जिम्मे खाते में कोई ऐसी जिम्मेदारी आती है तो हुकूमत को बखुशी कबूल करनी चाहिए कि हमसे ज्यादती हुई है। नहीं हुई तो कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, जो मुकदमात है उनको भुगतते हैं, अदालतें जो फैसला करेंगी सराखों। रजवाना साहब, लास्टली राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर इमरान खान साहब मुज़ाकरात करें तो रिहाई भी मुमकिन हो सकती है। अब क्या कोई ऐसी ऑप्शंस भी ऑन कार्ड्स है? देखिए, मैंने उनकी ये बात सुनी नहीं है, मेरी बात जवाब गौर से सुनिएगा। वो मुज़ाकरात के जरिए रिहाई नहीं होती, मुज़ाकरात के जरिए तो सियासत को आगे बढ़ाया जा सकता है, डायलॉग को आगे बढ़ाया जा सकता है। रिहाई या खुदा न खास्ता कन्विक्शन जो है वो तो अदालतों का काम है। ठीक, आप समझते हैं कि ये अल्टीमेटली जो रिलीफ है अदालतों से ही मिलेगा, और ये कोई डील या ढील या कोई एंगेजमेंट मुज़ाकरात से ये पॉसिबल नहीं है? देखिए, इट इज पॉसिबल के जी गुफ्तगू से जरा कोई शिद्दत कम हो, कोई हिद्दत कम हो, मगर जहाँ तक मुकदमात का ताल्लुक है, कोई बंदा उसको मुकदमात को कहने के जी मैं रिहाई करा दूंगा, वो तो किसी ने कहा ही है, ना पॉसिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने कल यानी 28 मई से फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। इस बात का ऐलान आज यूरोपीय मुल्क बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में इन तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की जानिब से की जाने वाली एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिस्पानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कल हम नॉर्वे और आयरलैंड मिलकर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। ये ऐलान एक ऐसे मौके पर सामने आया कि जब इजराइल की जानिब से इतवार के रोज़ रफ़ा पर किए गए हमले में मज़ीद 35 फ़लस्तीनी मारे गए हैं। इस हमले ने इसराइल के साथ स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे के तनाव में मज़ीद जो है इजाफा कर दिया है, जिसके बाद इन ममालिक ने आज एक बार फिर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के अपने ऐलान का अदा किया है। इसराइल की जानिब से जुल्म की तमाम हदें पार कर दी गई हैं। सेहूनी तैयारों ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से महफूज करार दिए गए रफ़ा के इलाके में शदीद बमबारी की, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद शहीद हो गए, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन थी। इसराइली अफवाज ने बेघर अफराद के खैमों को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज की बमबारी के नतीजे में आग लग गई और बेशतर अफराद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। खबरसा इदारे वफ़ा ने फ़लस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी के हवाले से बताया है कि अब तालिस्तान के इलाके में कायम पनाह गुज़ीनी कैंपों में बमबारी की वजह से शदीद आग लगी, जिसकी वजह से अक्सर अफराद जिंदा जल गए।
हिलाल अहमद ने बताया कि रफ़ा में वाक़े उसके फील्ड अस्पताल में लाने वाले मरीजों की तादाद बढ़ रही है, जबकि दीगर अस्पताल भी बड़ी तादाद में मरीजों को वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। बरतानवी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स को कवैती अस्पताल में पहुंचने वाले एक रिहायशी ने आंखों देखा हाल बताया कि इसराइली फौज के फ़ज़ाई हमलों से खैमे जलकर खाकिस्तर हो गए, जबकि वहाँ मुकीम अफराद भी जिंदा जल गए हैं। हमास के सीनियर उहदेदार सामी अबू ज़ाहरी ने रफ़ा में होने वाले हमले को कत्लेआम करार देते हुए अमरीका को जिम्मेदार ठहराया है कि वो इसराइल को हथियार और रकम फराहम कर रहा है। हमास का एक बयान में यह कहना था कि काबिज़ फ़ौज की जानिब से बेघर अफराद के खैमों में सेहूनी फ़ौज की जानिब से कत्लेआम पर हमारे लोगों को मगरबी किनारे मकबूजा इलाके पर यरूशलेम और बैरूनी ममालिक में उठना और मार्च करना चाहिए, जबकि अब तक की इतलात के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइली हमलों में अब तक 36,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारन ने भी रफ़ा पर इसराइली जारहियत पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ वाज़ेह किया और इसकी शदीद मज़म्मत की। आज़म ने बड़ी ही क्लियर माइंड के साथ ये बात की कि गजा में अमन के बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान को ना सिर्फ तशवीश है, पाकिस्तान उसके लिए आवाज भी उठा रहा है। दुनिया के कुछ ममालिक हैं जो गजा और रफा की सूरत हाल पर कंसर्न भी रखते हैं और उस वाले हैं और आपस में भी राब्ते कायम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी क्लियर पॉलिसी है और हम फलस्तीन में अमन के ख्वाहां हैं। हम चाहते हैं कि जंग बंदी हो, गजा और रफा में मजालिम बंद किए जाएं। हो चुकी बारिश बमों की बस्ती अफगान पर हशर जारी हुआ है। शाम और लबनान पर खौफ के बादल हैं छाए। गुलशन ईरान पर जाने कितने मर गए और कितने मर जाने को हैं। आज फिर आंखों के पैमाने छलक जाने को हैं। मुल्क की मईशत के हवाले से 2 आलमी इदारों के 2 मुख्तलिफ आशारिये सामने आए हैं। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से सामने आने वाली दस्तावेजात के मुताबिक IMF ने कहा है कि रवा साल महंगाई की शरह 24.8% रहने की तवक्को है, जबकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में रवा साल महंगाई की शरह 26% रहने का इम्कान है। IMF के मुताबिक आइंदा साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.7% तक आने का इम्कान है, जबकि आलमी बैंक ने आइंदा माली साल महंगाई की शरह 15% रहने की पेशगोई की है। और दस्तावेजात के मुताबिक IMF ने रवा साल माशी शरह नमू 2% रहने की पेशगोई की है और आलमी बैंक ने कहा है कि रवा साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 1.8% रहेगी। IMF के मुताबिक आइंदा माली साल माशी शरह नमू 3.5% तक होगी, जबकि आलमी बैंक ने आइंदा माली साल माशी शरह 3% रहने की पेशगोई की है। अब इस पर मुनसर यह है रियलिस्टिकली कि जितनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगी उतनी इन्फ्लेशन कम होगी, GDP ग्रोथ बेहतर होगी। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।